मैं नरेश कौशल, प्रधान संपादक, राष्ट्रीय खबर मीडिया ग्रुप की ओर से आप सब दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज मैं अभिनंदन करता हूँ एक बहुत ही खास शख्सियत और कांग्रेस के, चंडीगढ़ कांग्रेस बहुत ही वरिष्ठ नेता सुभाष चावला जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ हमारे चैनल पे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये हमारा सौभाग्य है कि चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रधान पद पर नियुक्त होने के बाद शायद हमारा पहला चैनल है जिसको इन्होंने स्वीकारोक्ति दी, हमें साक्षात्कार देने का जो है एक इन्होंने एक्सेप्टेंस हमें दी है। इसके लिए भी हम इनका जो है बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जहां तक सुभाष चावला जी के परिचय की बात है, चावला जी 4 दशक से अधिक वक्त से समाज की सेवा में और सियासत की सेवा में सक्रियता से जुटे और एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे ही बढ़ते गए हैं, कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके अलावा भले ही पतझड़ा, भले ही आया हो राजनीति का वसंत, चावला जी ने कभी भी किसी दूसरी पार्टी को नहीं देखा। मेरी मुराद है कि कोई दल बदल की बात इनके कभी जहन में नहीं। जगन्नाथ कौशल जैसे कानूनविद जो देश के कानून मंत्री रहे, भोपाल सिंह जो एक बहुत ही साधारण, जिनको गांधी कहा जाता था चंडीगढ़ का, ऐसे जो अध्यक्ष चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस के रहे, ऐसे नेतृत्व के अंतर्गत इनके मार्गदर्शन में सुभाष चावला जी ने अपनी सीढ़ियां चढ़ी हैं। और मजेदार बात यह है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चलते ही चले, कभी पीछे नहीं, नीचे नहीं आए। भले ही ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान रहे, जिला के प्रधान रहे, 2 बार महासचिव रहे और इसके बाद ये जो है मेयर भी 2 बार चंडीगढ़ नगर निगम के रहे। आमतौर पे होता यह है कि इतने लंबे अरसे में कोई भी नेता थोड़ा विवादित हो जाता है, लेकिन इनको एक मैं संज्ञा दूंगा, नया नाम, वो है जैसे स्वीकार उत्तम, जैसे स्वीकार्य। तो ये एक तरह के जो है, ये हर हर एक के लिए स्वीकार्य जो है वो रहे हैं। और मैं कई बार इनसे हंसी मजाक में कहा भी करता हूँ कि आप तो एक ऐसी सब्जी हैं, ऐसा नमक है जो किसी भी सब्जी में, किसी भी रेसिपी में डालो तो जरूरी है उसका। तो मैं बहुत ज्यादा, हालांकि बहुत लंबी इनकी जो है परिचय हो सकता है, मैं यहीं पे अपना विराम देना चाहूंगा और अपनी बात की जो शुरुआत है वो सुभाष चावला जी से करना चाहूंगा कि देश के जो आज हालात हैं, सबसे पहली बात बहुत ही शोचनीय, बहुत ही चिंतनीय अवस्था में देश चल रहा है। कई तरह के सांप्रदायिक आपस में मनमुटाव हैं और उसके लिए राजनीति भी दोषी है। राजनीति करने के लिए कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। देश किस साइड में जा रहा है, लोकतंत्र का क्या आज जो पोजीशन है वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इन हालातों पे हम एक समग्र रूप में चाहेंगे आप एक दृष्टि पहले आप डालिए। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहे। और ये तो किसी का भी सौभाग्य होता है कि वो जिस पार्टी के साथ जुड़े उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको लेके आगे बढ़े। और यही शायद कारण है कि मुझे पार्टी हर थोड़े थोड़े समय के बाद एक न एक पद देती रही है। आज अध्यक्ष का पद मिला है, एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, चुनौतीपूर्ण काम है ये। लेकिन अनुभव और आप जैसे दोस्तों का साथ, ये मेरा एक पूंजी रही है जिसकी वजह से ये पार्टी जिम्मेवारियां देती रही। जहाँ तक देश की हालात के बारे में बात आपने की, वो हम सब के लिए इस वक्त चिंतनीय है। भारत वर्ष एक ऐसा देश है, इसको हम इसमें कहते हैं अनेकता में एकता। जी। यानी सब धर्मों का मिला के जैसे गुलदस्ता होता है, उसमें हर तरह के फूल हों और तभी जाके वो सुंदर लगता है। ये भारत की एक रवायत, एक सभ्यता रही है। जी। और यहाँ तक ये देश का हालात है कि हर 10-15 किलोमीटर के ऊपर पहरावा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है,
तो ऐसा देश को इकट्ठा रखने के लिए पहला कारण था कि बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने इसके लिए आज़ादी की लड़ाई में अपना हिस्सा डाला और उसके बाद इस देश की जो नींव रखी, वो सेक्युलरिज़्म पे रखी। तो ये पिछले कुछ सालों से 6-7 साल से वैसे तो ये ताकतें हमेशा देश में सक्रिय रही हैं पहले भी। ख़ासकर जब थोड़ा मैं ज़िक्र आरएसएस का करना चाहूँगा कि जब हम उनके लोगों से मिलते हैं, आज से नहीं 30-35 साल पहले भी जब उनसे बात करते थे, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। जी। और आज तो वो खुल के कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो एक विंग है, मदर पार्टी तो आरएसएस है और उनका विंग भारतीय जनता पार्टी है, हम उसको मानते हैं। जी। आज उनके हौसले ज़्यादा बुलंद हैं हुँ, हुँ। कि हम अपना उस एजेंडे को लागू करने की स्थिति में आ गए। जी। लेकिन शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि इस देश के अंदर जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम खासकर, सिख, ईसाई, उनकी जो संख्या है, जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। मुसलमान तो करीब-करीब 20 करोड़ के नज़दीक पहुँचे हुए हैं। जी। अब 20 करोड़ लोगों को आप क्या करेंगे उनका? मार देंगे सबको? नहीं मार सकते। उनको किसी दूसरे देश में भेज देंगे? नहीं भेज सकते। हुँ, हुँ। जब आप कुछ लाख बांग्लादेशियों को बर्दाश्त नहीं करते, तो दूसरा मुल्क इतने मुसलमान भारतीयों को कैसे स्वीकार कर लेगा? अ, तो वाक़ई मैं बीच में हाँ। आप सॉरी आपको टोक रहा हूँ। हुँ। बाजी आप बातें कर रहे हो कि ये दूसरी पार्टी वाले आरएसएस वाले ये सांप्रदायिक बातें करते हैं। लेकिन ये जब राहुल गांधी है वो जनेऊ डाल लेता है, प्रियंका गांधी है वो चली जाती है प्रयाग चली जाती है और संगम में उसको डुबकी लगानी पड़ जाती है। वो बातें क्या वो सांप्रदायिकता की तरफ झुकाव नहीं है? क्या आप लोग भी अपनी लाइन को जो नॉन अलाइन्ड लाइन है उसको छोड़ नहीं रहे? देखिए धर्म एक निजी मामला है। इंदिरा जी भी थी, देश की प्रधानमंत्री रही हैं, वो भी इसी तरह मंदिर जब भी किसी प्रदेश में गई, हुँ, जाके हर मंदिर में जहाँ वहाँ का कोई प्रसिद्ध मंदिर है, हुँ, हुँ। उसमें जाके पूजा करती थी। जी। लेकिन उन्होंने कभी उनका एक भी भाषण दिखा दीजिए जहाँ उन्होंने धर्म के नाम पर वोट माँगी। जी। इसी तरह राहुल जी और प्रियंका जी खासकर जब भी किसी प्रदेश में या किसी जिले में जाती हैं, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि एक अच्छा यहाँ धार्मिक स्थान है, जी। जिनके साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ। तो वो जाके वहाँ माथा टेकना कोई गलत काम नहीं माना जाता। जी। कभी उन्होंने ये कह के वोट नहीं माँगा कि मैं मंदिर में गई थी तो मुझे हिंदू अब वोट डाल दें। उन्होंने हमेशा सेक्युलरिज़्म की बात की है कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को मिला के बनी हुई पार्टी है। तो इसलिए आरएसएस के साथ राहुल जी का जोड़ और प्रियंका जी का जोड़ना ये वाजिब नहीं है, इसको वाजिब नहीं कहा जा सकता। जी। लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो एक माहौल देश में बना दिया गया है नफ़रत का। जी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कोविड में क्या हुआ? जी। पहले सबसे पहले एक जमात को दोषी ठहराया गया कि देश के अंदर इनकी वजह से कोविड बहुत बढ़ गया। शाहीन बाग का शाहीन बाग कह लीजिए नहीं, ये जो मरकज़ वाला। मरकज़। हज़ारों आदमियों के ऊपर मुकदमे रजिस्टर कर दिए गए। आखिर में रिज़ल्ट क्या आ रहा है कि रोज़ कोर्ट उनको बरी कर रहा है कि इनका कोई कसूर नहीं। और उसको उसका प्रचार नहीं हो रहा है। उसका प्रचार अब कोई नहीं हो रहा। पहले पहले प्रचार तो हुआ था था। कि हर उसका नतीजा क्या निकला कि आरएसएस ने गाँव तक जाके जो बेचारे फ्रूट बेच रहे थे, जो छोटी दुकानें मुसलमान भाई कर रहे थे, वहाँ जाके ये लोगों को आह्वान कर दिया कि इनकी दुकानों से सामान तक नहीं खरीदना, वेंडर वाले से सब्जी नहीं खरीदनी। ये एक एक एजेंडा है। और दूसरी बात, अगर इस पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने या किसी सामाजिक संस्था ने जी। अगर इस पे आवाज़ उठाई, हुँ, हुँ। तो एक ही नारा आता था कि पाकिस्तान चले जाइए। जी। क्योंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है। ये कह के कि आप पाकिस्तान चले जाइए, इनको भी आप देश का दुश्मन दिखाना चाहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि दुबई चले जाएँ? आप ये ही क्यों नहीं कहते कि आप बांग्लादेश चले जाएँ? या आप ये क्यों नहीं कहते आप यूएसए, अमेरिका चले जाएँ? ठीक है। पाकिस्तान का नाम लेना हाँ। और दूसरी बात, हर उस आदमी को देशद्रोही कह देना, जी। जो किसी भी नेता की, बीजेपी के नेता की, प्रधानमंत्री जी खासकर कोई एक बयान भी दे दे, तो ये देशद्रोही हैं। कभी किसी पार्टी को कह देंगे। अब पिछले दिनों जो खबरें आ रही हैं, कभी सुना था कि इतने बड़े संख्या में पत्रकारों को देशद्रोही करार देके उनके ऊपर मुकदमे डाल के उनको जेलों में डाल दिया जाए। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये आप
अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। एक तरह से इसको अघोषित अमरजसी कहा जा सकता है इस वक्त। कोई भी वर्ग जो इस सरकार की राष्ट्र विरोधी जी या सांप्रदायिकता की जो नीतियां हैं इनको उसका आलोचना करेगा तो उसको या तो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ, लंबी बात थोड़ी मैं हाँ कर रहा हूँ। थोड़ा सा जी 17 साल जी पंजाब में इन्होंने अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चलाई बीजेपी। जी उस वक्त मोदी जी दरबार साहब में आए, सरदार प्रकाश सिंह बादल के पांव हाथ लगाए, दरबार साहब में सरोपा लिया, पगड़ी भी बंधवाई, और जिस दिन अलायंस टूट गया उस दिन ये खालिस्तानी हो गए, उस दिन ये देशद्रोही हो गए। अब कोई देश के अंदर किसी सरदार भाई की देशभक्ति पे कोई शक करे, वो खुद देशभक्त हो सकता है क्या? जिनका इतिहास ही कुर्बानियों का। ठीक है सुभाष जी। अब क्योंकि आपको पता है समय का भी थोड़ा तकाजा होता है, लेकिन हम आपके अनुभवों का आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि दर्शकों को कोई नई बातें पता चलें। आप देश के बारे में, जैसे कि आपका अनुभव है, हम चाहते हैं कि देश के बारे में 3 बातें हम विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि अगर आप जैसे कहते हैं कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता, खैर एनीवे, अगर आप कांग्रेस के भी लीडर हों, सीनियर लीडर हों, उनको सलाह देने वाले हों, तो 3 बातें मैं मेन रूप से जो देश की है, नंबर 1 अर्थव्यवस्था, नंबर 2 युवाओं को रोजगार, और तीसरा सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव पे आपने कुछ बता भी दिया काफी, लेकिन ये 2 मुद्दे जो हैं, अर्थव्यवस्था और युवाओं पे, बिल्कुल संक्षिप्त में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। उसके बाद मैं आऊंगा चंडीगढ़ के मुद्दों पर। देखिए, अर्थव्यवस्था तो इतनी बुरी तरह लटरा गई है जी कि इनकी नीतियां उस तरह नहीं थी जो इस देश में चाहिए थी। जी ये देश गांव में बसता देश है, और यहाँ पर आज भी, मैं कहूँगा आज भी नहीं, अगले 100 साल भी जी गांधी जी का जो इस देश के लिए एक विजन था कि चलो गांव की ओर, वो विजन आज भी उसकी जरूरत है। जी लेकिन इसके उलट क्या हो रहा है, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में वो चीज जो जो कांग्रेस ने 70 साल में यहाँ कुछ चीजें खड़ी की थी, जी और वो लोगों के पैसे से खड़ी हुई हैं, आपके और मेरे टैक्स देने से। चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, जी या दूसरी और कंपनियां हो, एलआईसी हो, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोगों के पैसे से सरकार ने खड़ी की थी और सारी की सारी प्रॉफिट में थी, जी उनको कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देने की। अब सरकारी नौकरियां होते हुए जो नौकरियों में लोग, जिनको नौकरी मिल सकती थी, उसमें गरीब तबका भी था। जी उसमें वो भी था कि जिनके पास अच्छे बूट नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन उनके पास जो लियाकत है वो सबसे ज्यादा है। जी आज जो हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में, वहाँ क्या देखा जाता है कि इसने कितना महंगा सूट पहन रखा है, कितना बढ़िया अंग्रेजी बोल लेता है, कितना बढ़िया इसने अपने बाल बना रखे हैं। जी ये जब पैमाना बन जाएगा तो युवाओं का हाल वैसा ही होगा, और अर्थव्यवस्था भी जो है, जब बेरोजगारी होगी तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। वही हाल आज देश का हो रहा है। तो मैं सुभाष जी थोड़ा सा देश के बारे में बातें आगे चलते हुए विचार करते, आपकी जो पार्टी है, खास करके आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो कुछ ऐसा इम्प्रेशन बना रहता है कि वे हर स्टेट में 2 ग्रुपों को वो तरजीह देते हैं कि वो भी रहे, दूसरा भी। उसका कुछ हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं। अब एक 23G जिसको हम कह सकते हैं, एक उन्होंने जो सीनियर लीडर हैं, जिसमें आनंद शर्मा है, कपिल सिब्बल है, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कोई राय दी सोनिया गांधी को कि इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए या वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये हमारे देश की क्या विडंबना है क्या, कि हस्तिनापुर के साथ जो बंधा है, ये महाभारत में भी होता रहा, या हर हमारे ग्रंथों की कहानियों में, कि हस्तिनापुर के साथ बंधा रहो या के सिद्धांतों के साथ बंधा रहे। आप किधर बंधे हुए हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये 23G वाला जो काम है, या पार्टी नेतृत्व को कैसे चलना चाहिए, आप क्या दिशा दे सकते हैं? आपका इस मामले पे क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये गलत धारणा है कि एक हस्तिनापुर का शब्द इस्तेमाल कर लेना या और कर लेना। नेहरू जी से लेके आज तक भी एक व्यवस्था बनी हुई है जी और पार्टी प्लेटफॉर्म पे सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की। जब जब भी हमारी वर्किंग कमेटी या स्टेट अध्यक्षों की पार्टी की मीटिंग होती है तो उसमें ये बातें उठाई जा सकती हैं। लेकिन जो
23 आदमियों के आपने जिक्र किया है, उसमें सिर्फ एक एतराज उठा है पार्टी के अंदर कि उसको चिट्ठी को डिस्कशन से पहले प्रेस में नहीं जाना चाहिए जी। इसके अलावा किसी आदमी को हटाया नहीं गया, किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया कि आपने एंटी पार्टी है। तो यही तो हमारी पार्टी की एक स्ट्रेंथ है कि हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का। वो सोनिया जी से भी बात कह सकता है और राहुल जी से भी कह सकता है। जहां तक स्टेटों की आपने बात की, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ये नहीं करता कि हम वो धड़ेबंदी को कोई हवा दे, लेकिन ये देखना भी उसका फर्ज है कि कोई बड़ा धड़ा छोटे धड़े को वहां तंग ना करे, कोई बड़ा लीडर छोटे लीडर को खत्म करने की कोशिश ना करे। एक निरंतर प्रक्रिया होती है कि हर नेता को समय समय पर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो कहीं ये ना हो कि सत्ता में बैठे लोग जो हैं अपने विरोधियों को खत्म करते चले जाएं। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का कर्तव्य है कि उस पर चेक रखे। ये चेक है, इसको आप धड़ेबंदी को बढ़ावा देना नहीं कह सकते। माफ करना, मैं आपकी बात है थोड़ा सा काटना चाहता हूँ। आप कहते हो कि पत्र जो है वो ऐसे लीक आउट नहीं होना चाहिए। आपका तो वाम पत्र लीक आउट हुआ। आप यहाँ पे पिछले जो प्रधान रहे छाबड़ा जी, वो सुनने में आया कि तिलमिला गए आपके पत्र के ऊपर, उसको लोगों ने वाम पत्र तक कहा। आप तो सीधे प्रेस में चले गए। देखिए, ना तो कोई ऐसा पत्र था वो कि जिसमें कोई खास बात लिखी हो। अब बम लिखना ये पत्रकार की अपनी भाषा है, तो इसमें मेरा एक नजरिया रहा है कि पत्रकार एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो चाहे जो शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करना चाहे वो कर ले। इसलिए कोई पत्र में ऐसी चीज तो थी नहीं गुप्त के किसी को हमने उसको लीक करके कोई किसी का नुकसान होना था। एक बात होती है कि हर आदमी के एसीसी में कोई लिंक भी होते हैं जी, और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं वहाँ पे, वो कहीं ना कभी ऐसे जिक्र कर देते हैं कि आपका पत्र मिला, ये करा। लेकिन जो दिल्ली वाले पत्र की जिक्र है उसमें कुछ मुद्दे उन्होंने ठीक भी उठाए थे, कुछ गलत थे। सोनिया जी ने, राहुल जी ने 2-2, 3-3 बार कह चुके हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार से अध्यक्ष ना रहे तो आप चुन लीजिए। उन्होंने 3 महीने दिए कि आप 3 महीने के अंदर अंदर कोई प्रधान चुन लीजिए। वो नहीं चुन पाए क्योंकि पार्टी के अंदर एकजुट लेके पूरे भारतवर्ष की कांग्रेस को एकजुट साथ लेके चलने वाला अभी हमारी निगाह में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं है। तो अल्टीमेटली घूम घुमा के फिर सोनिया जी में सबने विश्वास जताया। अब फिर खुद सोनिया जी ने कह दिया कि मई जून में अब चुनाव करा लीजिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस किसी जमाने में पंजाब और हरियाणा के जो साथ लगते इलाके हैं, खरड़ है, नारायणगढ़ है, ये भी बीच में शामिल होती है चंडीगढ़ की कांग्रेस। सेटअप ऐसा था पहले। उस सेटअप के टाइम में चंडीगढ़ में सुभाष चावला, इनके पिताजी, उस वक्त आ गए थे जब चंडीगढ़ अभी जो है अपने यौवन अवस्था, क्या बाल अवस्था में कहा जा सकता है। तो हालांकि सुभाष जी ने शायद चंडीगढ़ टेरिटोरियल के जो बाद में जो कांग्रेस के राम सिंह जट जो बने, तब तो ये कांग्रेस में जो बता रहा हूँ पंजाब हरियाणा का बीच में शामिल था। लेकिन चंडीगढ़ से जो क्षेत्र बना जब टेरिटोरियल का हुआ, उस वक्त श्यामलाल गुप्ता, लक्ष्मण सिंह, उसके बाद भोपाल सिंह, दौलतराम शर्मा, पवन बांसल और विनोद शर्मा, और उसके बाद अभी जो मिस्टर प्रदीप छाबड़ा, इन सब के साथ सुभाष जी ने मिलकर काम किया है। और इनकी जो जीवन यात्रा सियासत की रही है, उस पर एक मैं आपको झांकी दिखानी चाहूंगा कि सुभाष जी कितने बड़े बड़े जो नेता थे, इंदिरा गांधी से लेके पंजाब के जोगिंदर पाल पांडे और दूसरे लोगों के साथ इनके जो संपर्क रहे, मैं एक झांकी आपको दर्शकों को, श्रोताओं को दिखानी चाहूंगा। जरा देखिए। हम राजनीति में हैं तो राजनीतिक बात तो थोड़ी करनी पड़ती है। देखिए, मैंने आज से 20 साल पहले अपने मन में कहा था कि मैं चंडीगढ़ से कभी भी लोकसभा की टिकट नहीं मांगूंगा, ना मेरा ध्यान है, ना मैंने लड़ना है। देखा सुभाष जी आपने, कुछ हमारी राष्ट्रीय खबर की लाइब्रेरी में
कुछ ऐसा सामान, ऐसे दृश्य हमने पहले से जमा रखे हुए हैं। कैसा लगा? आपने भी देखे चित्र? बहुत अच्छा लगा और जीवन के कुछ पुराने समय याद आ गए जी, और गर्व भी होता है कि अपने आप पे कि कितने देश के महान नेताओं के सानिध्य में बैठने का मौका मिला जी, जी, और उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। जी, इसके लिए मुझे अति खुशी है आज जी, कि आपने ये चीज़ें अपनी लाइब्रेरी में सँभाल के रखी हैं। जी, जी। सुभाष जी, हम चंडीगढ़ पे आते हैं तो आपने अभी जब हम पहले बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, हस्तिनापुर की बात का आपने जवाब दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि चंडीगढ़ भी हस्तिनापुर से बचा हुआ नहीं लगता है। जो पवन बांसल के साथ होगा, वो ठीक, जो उनके साथ नहीं होगा, वो ठीक नहीं। ऐसा कुछ इंप्रेशन लोगों में या आपके विरोधियों में या दूसरी पार्टियों के लोग ऐसा अक्सर चर्चा करते रहे हैं। यहाँ आप सिद्धांतों के साथ खड़े हैं कि पवन बांसल के साथ खड़े हैं? देखिए, पवन बंसल जी भी सिद्धांतों के साथ खड़े हैं जी, और हम भी सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। जी, जी, तो यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी, जो अपने से वरिष्ठ है, जी, वो नेता है। जी, जी, तो बंसल जी भी चंडीगढ़ में मेरे से वरिष्ठ हैं, जी, मेरे से पहले अध्यक्ष रहे, जी, मेरे से पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जी हाँ, और लियाकत में भी हमसे बहुत आगे हैं। ओके। तो इसलिए बंधने वाली कोई बात नहीं होती। हुँ। जो जिस नेता की दिल से कोई इज़्ज़त करता है, जी, तो उसके साथ जुड़ने में कोई आदमी वो महसूस नहीं करता कि मैं किसी गलत आदमी के साथ जुड़ा हूँ। जी, हम चंडीगढ़ के सभी कांग्रेसजन हाँ, हाँ, पवन बंसल जी की दिल से इज़्ज़त करते हैं, जी, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली में जी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुँ, चंडीगढ़ का नाम ऊँचा किया है। जी, वो एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन के अलावा हुँ, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वकील हैं हुँ, और पार्टी को कई इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उन्होंने अपनी बात बहुत ज़ोर के साथ रखी। और जो इंसान हुँ, लगातार 5-6 बार चंडीगढ़ से चुनाव जीत चुका हो, जी, राज्यसभा में रहा हो, वो आदमी हुँ, कहीं न कहीं तो हमसे आगे बढ़ के है जी, और अच्छे आदमी के साथ तो हर आदमी को जुड़ना चाहिए। सही बात, तो इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। जी। सुभाष जी का जैसे मैंने ज़िक्र किया, इनके पिताश्री किसी ज़माने में मेरा ख़्याल है 1953 शायद 54 ऐसा कुछ रहा होगा, तब से चंडीगढ़ में और हमने भी उनके पिताश्री के भी दर्शन किए और हमारा साथ जो है, इनकी जीवन यात्रा सियासत में चली, हमारी पत्रकारिता में चलती रही। तो हमने चंडीगढ़ के जो कई तरह के उतार-चढ़ाव, चंडीगढ़ का विकास होते हुए देखा। सुभाष जी, यहाँ पे पहले जैसे आपने देखा कि जो चीफ कमिश्नर का पद होता था, अनफॉर्च्यूनेटली पंजाब के हालात ऐसे हुए कि यहाँ पे गवर्नर को प्रशासक बना दिया गया और चीफ कमिश्नर का पद भी जो चला गया। इस विकास यात्रा को आप चंडीगढ़ की विकास यात्रा जैसे आपने मैंने कहा कि आपने बहुत कुछ अनुभव किया है, उसको देखते हुए क्या आप चाहेंगे कि अब वो पुराना जो सेटअप है क्योंकि एक बात मैं और साथ जोड़ दूँ, उसका भी आप उत्तर साथ ही दे दें, कि चंडीगढ़ अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा एक प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी कीजिए, कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ मैं यहाँ नहीं मानता। ले देकर एक मेंबर पार्लियामेंट होता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर की भी जो है अगर तो सेंटर में सरकार उस पार्लियामेंट मेंबर की अपनी सरकार है। फिर कहीं तालमेल थोड़ा बहुत दिखता है। हमने जो अनुभव किया है, तो ऐसे हालात में चंडीगढ़ की विकास यात्रा को देखते हुए और यहाँ के सेटअप को आप बदलने के लिए यहाँ की जो एक सलाहकार समिति नाम की रह गई है, अब बड़े-बड़े होटलों में पार्टी अभी मीटिंग हुई है जो कभी मैंने सुनी नहीं थी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और आप एक प्रधान बनने के बाद पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद इस विकास को किस दिशा में नेतृत्व में कैसे लेकर जाएँगे और इस सेटअप को ढांचे को एक लोकतांत्रिक ढांचे में लाने की कोई मुहिम चलाएँगे? क्या यहाँ पे कोई विधानसभा की कोई ऐसी या जो छोटी स्टेट का दर्जे के तौर पे ऐसी बात हो, इसको अपने आने वाले चुनावी घोषणा पत्र या निगम के चुनाव उनमें लाना? कौशल जी, जहाँ तक चंडीगढ़ के विकास की बात है, जी, ज़्यादा समय यहाँ कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं जी, और आप और हम सभी गवाह हैं, हाँ, हाँ, चंडीगढ़ ने बहुत तेज़ी के साथ विकास किया है। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अब नाम हो चुका है। ये एजुकेशन हब बन चुका है, ये मेडिकल हब बन चुका है। बाहरले देशों के लोग यहाँ पर इलाज करवाने आ रहे हैं, हुँ, हुँ, बाहरले देशों के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हुँ, हुँ, टूरिज़्म में यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है, जी, एक अच्छा रेलवे स्टेशन बन चुका है, हुँ, हुँ, अच्छे-अच्छे होटल हो आ चुके हैं, जी,
अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ चुके हैं, जो हो गया वो ठीक है। हो गया नहीं, जैसे आपने कहा ना आप विकास, हाँ। विकास बहुत तेजी से हुआ है। जी, और जहां आपकी तक प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकताएं, अब क्योंकि जब हम थे जी, तो हम प्राथमिकता तय करते थे और उसको पूरा भी करते थे। जी। हमारे पास एक टूल था हुँ। कि हमारे एमपी एक इफेक्टिव एमपी थे, हमें कभी पैसे की कमी नहीं हुई चंडीगढ़ में, हुँ। ये एक कारण था। लेकिन आज हम विपक्ष में हैं, जी। आज हमारा जो रोल है वो हुँ। जो मौजूदा निज़ाम है, हुँ। चाहे वो नगर निगम में हो या प्रशासन में, वो जो गलतियाँ कर रहे हैं इस वक़्त चंडीगढ़ में, लोगों की जीवन जीना दूभर कर रहे हैं, जी। उसको ठीक करने के लिए विपक्ष के नाते हुँ। आज हमारा एक अलग-सा रोल है। जी। हम आंदोलन आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, जी। जनता का साथ लेके जी। उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मैंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक महीने के आंदोलन की घोषणा की है। जी। और वो हम चाहते हैं कि गांधीवादी जो तरीका था गांधी जी का, जी। वो उसको हम अपनाएँ। मुद्दे क्या होंगे उसमें? मुद्दे उसमें आज सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत हैं, जी। लेकिन जो आज लोगों को परेशान कर रहा है, वो जो पानी के रेट 3 गुना बढ़ा दिए। इतने लोग परेशान हो गए चंडीगढ़ के कि जिसका 2000 रुपए का बिल आता था घर का, हुँ। आज उसका 6000 तो पानी का बाहर रेट हो गया जी। और उसके ऊपर 30% सेस लगा दिया। मान जी। लीजिए 900 रुपए और हो गया। हुँ। 2000 वो देने वाला अब 6900 रुपए महीना उसको देना पड़ेगा। ओके। तो इसमें पूरा चंडीगढ़, चाहे वो गाँव में हो, कॉलोनी हो, शहर हो, होटल्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, सबके ऊपर ये 3 गुना पानी का रेट बढ़ा दिया गया। जी। तो हम इस मुद्दे को लेके बहुत तेज़ी के साथ लोगों में पहुँच रहे हैं ओके। और लोगों का हमें बहुत साथ मिल रहा है। अच्छा। तो इस मुद्दे को हम कम से कम 1 महीना तो चंडीगढ़ में चलाएँगे, जी। जो हमारा धर्म और फर्ज़ बनता है। जी। और इसमें हम दबाव डालेंगे हाँ, हाँ। कि प्रशासन अपने सही रास्ते पे आए। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे हुँ। कि नगर निगम में अगर उनके मेयर बनेंगे तो हम लोगों के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाएँगे। यहाँ टैक्स लगाने वाली बात तो बहुत पीछे हट गई। ओके। अब तो लोगों की गर्दन काटने तक के ही आ गए हैं। हुँ। अब मैं कल एक धार्मिक सम्मेलन में गया, हुँ। तो वहाँ एक लेडी ने मुझे दिखाया बिल अपना, उनका बिल पहले 1000 था, हुँ। अब 10,000। अब मान लीजिए ये कितने गुना हो गया? उनकी कहती मेरे हस्बैंड की जो पति की मेरी आमदन है, वो 12,000 रुपए महीना है। डेली वेजर है, किसी फैक्ट्री में काम करता है और 10,000 अगर उसको पानी का बिल आ जाए 2 महीने का, जी। तो बच्चों को रोटी कैसे खिलाएगा? मैं सुभाष जी आपकी बात को सॉरी टोक रहा हूँ। आपके इस आंदोलन के अगले मुद्दे की मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, लेकिन उस प्रश्न से पहले मैं आपके विचार पहले भी जान चुका हूँ, नगर निगम के बारे में। नगर निगम के बारे में आपको एक बार आपने एक मीटिंग में हमें ये भी बताया था कि जो यहाँ के ग्राम ग्राम गाँव में वो पंचायती राज शासन जो एक कॉन्सेप्ट था, जो राजीव गांधी ने दिया, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप बड़े संक्षिप्त में, क्योंकि अब अपना पैसा जैसे आप कह रहे हैं बिजली के बिल बढ़ा दिए तो क्या करें? जब और कहीं से आमदन के साधन नहीं है, प्लॉट खत्म होते जा रहे हैं। पहले प्लॉटों के नाम पे बिक्री बोलियाँ हो रही थी और सब कुछ होता था। तो अब सरकार भी करे तो क्या करे? आप थोड़ा-सा कि निगम को जो एक्चुअल निगम को जो आना था बजट, उसमें से कटौती जो हुई है, उसका ज़िक्र आपने पहले भी किया है। और दूसरा पंचायती राज के बारे में कि जैसे मैंने लोकतंत्र की बात की थी शहर के अंदर, उसी तरह से ग्रामों में भी लोकतंत्र ऑलमोस्ट खत्म हुआ। क्योंकि जहाँ तक आप पहले बात की ना कि हमारे पास प्लॉट नहीं बचे, कहाँ से आमदन आए, हाँ, हाँ। ये एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। जी। अपनी असफलता को छुपाने के लिए। जी। चंडीगढ़ इज़ ए रेवेन्यू सरप्लस सिटी। यहाँ इतना ओके। टैक्स की कलेक्शन है, जी। ये बहुत से लोगों को नहीं यहाँ पता। इंडस्ट्री तो है नहीं यहाँ? बहुत है। यहाँ जितनी कलेक्शन हो रही है यहाँ पे, जी। इस वक़्त करीब-करीब चंडीगढ़ में 4 से साढ़े 4 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन है। होटलों से होगा? सबसे, उसमें जीएसटी भी है, जी। उसमें एक्साइज़ भी है, हुँ, हुँ। उसमें रोड टैक्स भी है, कारों के ऊपर बहुत एक-एक कार के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए टैक्स है। जी। ये मिला के अगर पत्रकार के नाते आप कभी आरटीआई डाल के पूछेंगे तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा। जी। चंडीगढ़ में इस वक़्त खर्चे से ज़्यादा हाँ, हाँ। हमारी आमदन है ओके। और उस आमदन में ये कॉर्पोरेशन का हिस्सा तय है। जी। 30% हिस्सा हमें मिलना ही मिलना है, जी। कानूनन है। जी। ये उस हिसाब से हमें 1350 करोड़ रुपए मिलना चाहिए साल का। जी, जी। ये दे रहे हैं हमें 6 साढ़े 600 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा हमारा रख रहा है। ओके, ये टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ। ओके। तो रेवेन्यू में तो जो टैक्स आ रहा है, जीएसटी भी तो हम ही देते हैं, जी, जी, रोड टैक्स भी तो हम ही देते हैं, जी। लीज़ की मनी जो है करोड़ों रुपए में जाती है, वो भी तो हम ही देते हैं। तो ये कॉर्पोरेशन का उसमें शेयर है। ओके।
तो ये कहना कि ये कह रहे हैं बीजेपी वाले ये टैक्स लगाने के लिए आमदन नहीं है। भाई आमदन नहीं है तो जो आपका हिस्सा बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आइए। वो काम किसका है? मेंबर पार्लियामेंट का। मेंबर पार्लियामेंट को समझ ही नहीं है। ना कभी वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिली, ना कभी वो प्लानिंग कमीशन में जाके बात की। वो तो बीमार है बेचारी, आप नहीं, ऐसे अब मना बीमार कीजिए। है। जी मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, जी मैं 6 साल की बात कर रहा हूँ। जी पिछले 5 साल से जिस दिन से वो बनी है 2015 से 14 से, उसी दिन से हर साल कट लगना शुरू हो गया। नहीं, पर मोदी साहब ने तो कह दिया था कि उसका नाम ही नहीं लिया उन्होंने इलेक्शन में, उन्होंने कहा मेरे को वोट डालो। ये मैंने जो पहले जिक्र किया था ना देश में क्या हालात है, जी, उसी हालात का तो नतीजा। मोदी जो उन्होंने कहा मेरे को वोट डालो, तो उनको तो वो तो चंडीगढ़ का पूरा ध्यान रख रहे होंगे पूरा, इसमें क्या। अगर वो ध्यान रखते तो ये समस्या ही ना आती। अगर वो मोदी जी ने तो वोट ली थी उस वक्त ये कह के कि मुझे वोट दे दो, किरण खेर को मत डालो। जी वो देश का जो माहौल था ना, जो एक पोलराइजेशन कर रखी थी, हम्म, एक वो अपने आप को दिखा रहे थे कि मेरे अलावा कोई हिंदू हो रहा ही नहीं। जी ये उसका कारण था कि किरण जैसे फिल्म स्टार भी आके पवन बांसल के मुकाबले में जीत गए, वरना कहाँ पवन बांसल और कहाँ किरण खेर। तो आप मेरे प्रश्न का जरा राजनीतिक दोहन ना करिए प्लीज। मैं आपको एक प्रश्न और करना चाहता हूँ, हम बात दूसरी पे आते हैं। जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने पंचायतों की बात, अभी आपने उसका उत्तर नहीं दिया है, उसके साथ ही आप ये भी उत्तर देना कि 60-40 की रेशो है पंजाब और हरियाणा के आईएएस अफसरों की, एचसीएस अफसरों की। तो वो जो है वो सेंटर से आ रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं। वो लोकतंत्र की बात, सेटअप की बात और पंचायतों की लोकतंत्र की बात, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बिना राजनीति के ये सवाल का उत्तर चाहता देखिए ये चंडीगढ़ 1966 में 1 नवंबर हूँ। 1966 को होंद में आया था एज यूनियन टेरिटरी जी और साथ में दोनों प्रदेशों की राजधानी। जी ये एक अकॉर्ड था, उसके तहत ये था कि 25 साल के बाद इसका फैसला करके जी इसको हम जिस भी स्टेट में जाना होगा उसमें करके इसका फैसला कर देंगे। अब इसको हो गए 54 साल। जी तो एक तरह से वो जो फैसला है उसकी अब कोई अहमियत नहीं रही। अब ये धीरे धीरे एक यूनियन टेरिटरी का परमानेंट यूनियन टेरिटरी बढ़ रहा है। तो अब इसको ये कहना कि यहाँ सेटअप को बदल जाएगा, बहुत छोटा एरिया है। विधानसभा में यहाँ कोई भी, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा यहाँ बन पाएगी कभी भी। हाँ, इसमें जो जम्मू कश्मीर में अब चुनाव हुए हैं, डीडीसी जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, उसका स्कोप है चंडीगढ़। कभी ये बात चली भी थी, कभी हमने राष्ट्रीय स्तर पर बात भी की। अगर कभी हमें मौका मिला सत्ता में आने का दोबारा, तो जरूर इसकी तरफ बढ़ेंगे। वो एक ऐसी संस्था होती है जिसमें सिर्फ हम कानून नहीं बना सकते, लेकिन सारे का जो फंड है, सरकार का जो रेवेन्यू है, उसको कैसे कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसका अधिकार उन चुने हुए लोगों के पास होता है, जो अब नहीं है। ये एक चंडीगढ़ के लिए बेहतर जो इसको कह सकते हैं लोकतांत्रिक ढांचा हो सकता है। आपने अभी बात की थी 1 महीना आंदोलन चलाने, ठीक है। पानी का आपने मुद्दा जो लिया पकड़ा है, ये सभी जानते हैं। आने वाले निगम के चुनाव होने हैं, उस मुद्दे के मद्देनजर भी आपको उसका राजनीतिक लाभ भी हो सकता है। लेकिन उन बेचारों बिजली वालों का क्या होगा, बिजली के कर्मचारियों का, उनको प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। कम से कम दूसरे लोगों का वो भी ध्यान रखो, अपनी राजनीति न खेलो आप। देखिए जहां तक बिजली कर्म का निजीकरण हो रहा है जी, उस पे भी हम लगातार विरोध कर रहे हैं जी। पिछले दिनों एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में प्रमुखता के साथ पवन बंसल जी ने ये मुद्दा उठाया जी। और कर्मचारी जो इस पे एजिटेशन कर रहे हैं, उनका, क्योंकि कर्मचारियों का एक ऐसा ढांचा है यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा नहीं चाहते कि इसको कोई एक राजनीतिक पार्टी इसको लीड करे, ताकि प्रशासन को और बीजेपी को ये कहने का ना मौका मिल जाए कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है जी। लेकिन हमने उनको मैंने मिलके भी, उनको टेलीफोन करके भी ये कहा कि हम इस मांग के पीछे हम हैं, आपकी मदद करने की तैयार है, जो हमारे लायक हो हम कर सकते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिला, इस आंदोलन का हिस्सा होगा वो जो आपका महीने का आंदोलन है? नहीं, अभी तो हम सिर्फ पानी को लेकर चल रहे हैं। एक ही मुद्दा है हमारा, क्योंकि हम समझते हैं कि जब ज्यादा मुद्दे हो जाते हैं तो एक मुद्दे की दूसरे मुद्दे की अहमियत कम हो जाती है। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, चावला साहब को चंडीगढ़ के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में बहुत गहराई से सारा ज्ञान है। हम इनसे जानना चाहेंगे चंडीगढ़ में मेट्रो के बारे में, डंपिंग ग्राउंड के बारे में और दूसरे यातायात के साधनों के बारे में, या ट्रिब्यून चौक पर जो फ्लाईओवर बने। इन बातों से हम चर्चा करने से पहले आपको दिखाने चाहेंगे चावला साहब का एक और शौक है, व्लॉग, यानी कि
कुछ न कुछ यूट्यूब पे अपना मसाला डालने का या चंडीगढ़ की समस्याओं को उठाने का। जरा आपको दिखाते हैं एक दो वानगी। देखिए उसमें इन्होंने बिजली के बिलों का यानी कि रेट जो बढ़े हैं उनका मुद्दा हो, या हाथरस की गुड़िया का मुद्दा हो, या जो है उसके अलावा 25 सेक्टर का जो डंपिंग ग्राउंड का हो, और किसानों की जो मौजूदा समस्या हैं इनकी बात हो। तो देखिए जरा उनके ब्लॉग जो हमने राष्ट्रीय खबर की लाइब्रेरी से निकाले। एक ऐसे मसले पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के बहुत से लोग इसका सामना कर रहे हैं। आज सुबह ही जब मेरे अपना बिजली का बिल आया तो उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। जो पिछले कई वर्षों से जो पानी बिजली का मेरा बिल आता था, बिजली का खास करके, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब रेट बढ़े तो 7-8 हज़ार रुपये तो महीने का बिल आता था। एक आध बार 10,000 रुपये तक पहुंचा है। लेकिन जो आज मुझे बिल मिला वो 26,000 रुपये का मिला। कि ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं तो 2 कमरे के मकान में रहता हूं और सवेरे मेरी वाइफ नौकरी पे चली जाती है और मैं दुकान पे आ जाता हूं, तो मेरा बिल भी 21,000 रुपये आ गया। 7 महीने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम की मीटिंग हाउस के अंदर हुई। इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई वो वर्चुअल होती रही और उस पर अक्सर काउंसलरों की ये शिकायत थी कि इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अपनी बात पूरी नहीं कह रहे। बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के 20 ही पार्षदों ने अपने ही मेयर द्वारा बुलाई हुई वर्चुअल मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। ये इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि कोरम इस वजह से पूरा ना हुआ हो कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने ही मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। आजकल देश में एक बहुत ही गमगीन और बहुत ही दुखदायी माहौल बना हुआ है। हर तरफ से बेटियों के साथ बलात्कार की खबरें आ रही हैं और हाथरस की इस कांड ने तो पूरे देश को हिला के रख दिया है। मोदी जी, आपने कृषि संशोधन बिल तो पास करवा लिए, लेकिन जिनके लिए किए हैं, दावा किया जा रहा है कि भारतवर्ष के किसानों के लिए किए जा रहे हैं, वो तो खुश नहीं है आपसे। प्रार्थना की थी क्योंकि 25 सेक्टर इस प्लांट के लगने के बाद जो उस एरिया की हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि वहीं पर क्रमिशन ग्राउंड है, वहीं पर मुस्लिम भाइयों के लिए ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियंस के लिए है, गौशाला है, डंपिंग ग्राउंड है, गार्बेज प्लांट है। तो ये सभी चीज़ें मिलके आसपास के 2-3 किलोमीटर एरिया, जिसमें 38 वेस्ट, डड्डू माजरा, मलोआ, 25 सेक्टर, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि 37-38 सेक्टर तक लोगों की सेहत के ऊपर ये बहुत बुरा असर पड़ रहा है। चलो देखा आपने, आप बड़ा बिजली के बारे में और किसानों की समस्याओं के बारे में ये जो जिक्र आपने किया कि इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया जी और फेसबुक वगैरह, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जी और छोटे टीवी चैनल, जी बड़े टीवी चैनल तो अब गोदी जो टीम है उसको सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है लेकिन छोटे जो चैनल हैं हमें कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो जो छोटे चैनल हैं जी उस पे मुझे अपनी बात कहने का शौक है। धन्यवाद। और जो समस्याएं लोगों की होती हैं, हर आदमी, जो आम आदमी जो अफसरों तक नहीं जा सकता, जी। जिसकी आवाज कहीं ना कहीं दबी रह जाती है, जी मैं कोशिश करता हूँ उसकी आवाज बनने आप की। किसानों की बात स्पेशली आज क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है, उस पर थोड़ा सा जिक्र जरूर करें। देखिए, किसान जो बैठे हैं इस वक्त 3 महीने से ज्यादा दिल्ली में, जी इतना लंबा शायद आंदोलन पिछले 40-35-40 साल में देखने को नहीं मिला। जी 3 जो कृषि बिल इन्होंने लाए, हाँ, किसी से सलाह नहीं की, हाँ, अब जो मर्जी कहते रहे, जी। कोई ऐसा संगठन नहीं था। जी अब उस पे विरोध हो गया सारे देश में। ओके दुख की बात यह है कि इतने किसानों की शहादत होने के बाद भी सरकार जी। उनके लिए शरदा के 2 शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये लोकतंत्र में नहीं होता। हाँ, डिक्टेटरशिप जहाँ हो हाँ, हाँ, वहाँ डिक्टेटर परवाह नहीं करते। जी तो शायद यही सोच मौजूदा सरकार की बन गई है कि मरता कोई मरे, हमने क्या लेना है। ओके
लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हम्म, हमें आदेश है जी कि जहां जहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, आप उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, जिस भी तरीके से कर सकते हैं, जी। आपने करनी है। जी। और मैं खुद 3-4 बार इनके धरने में जा चुका हूँ, हम्म, चौकों पे खड़े होके इनके साथ नारे लगा चुका हूँ उनके समर्थन में। अब पिछले दिनों जो यहाँ किसान पंचायत हुई थी, जो किसान लीडर आए थे, हाँ जी। मैं उसमें भी शामिल हुआ पर था। चावला साहब, आफ्टर ऑल मनमोहन सिंह के टाइम में राव साहब के प्राइम मिनिस्टर समय से जो अपना जो वित्त मंत्री रहे हैं, अपना जितने भी पहले आपके टाइम में रहे हैं, उन्होंने सुधार के कदम जो है ये तो उठने ही चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए। देश के पूरी दुनिया में ये विकास की बातें चल रही है, तो इसमें उसमें कैसा ऐसा क्या काला कानून फंसा हुआ है उसमें? देखिए, सुधार के हक में कांग्रेस भी रही है, जी, लेकिन सुधार कांग्रेस तो खुद इसके समर्थक रही है। सुधार बेहतरी के लिए होना चाहिए, जी बर्बादी के लिए नहीं। जी ये जो कानून, तीनों कानून बिल हैं, इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, जी तो इसके अंदर कुछ पूंजीपतियों के हित ध्यान में ज्यादा रखे गए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बीज भी वही देगा, खाद भी वही देगा, तय भी यही करेगा फसल मैं लेनी है। आपके कुछ लोग, सॉरी माफ करना बीच में टोकना, आपके कुछ लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं आप दो उद्योगपतियों का, कहते हैं उनके गोदाम पहले ही बन गए थे, मैं वही तो कह रहा काला हूँ, कानून तो बाद में उसमें बना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक आपने अभी बिल आए नहीं, जी, तो कैसे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अब ईसी एक्ट खत्म हो जाएगा? ना वो बनाए गोदाम में आपके बहुत कुछ- बहुत पानीपत में आप देखिए, आप जीटी रोड पे आपको नए नए वो स्टील के मिलेंगे, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, इवन एक बिहार में एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ एरिया में ही 10 लाख टन अनाज होता है, वहां जाके 10 लाख टन का भंडारण का गोदाम बहुत पहले बना लिया गया। बना लिया, तो वो तो बना लिया, पर ये किसान जो अपनी फसल को जलाने जा रहे हैं, ये आप नहीं लोग नहीं, वो तो उनका ये- उनका गुस्से में एक ये- बयान था, उनका आ गया, उनका खंडन आ गया। नहीं, वो जब कोई बर्बाद कर रहे हैं फसलों नहीं को। नहीं, वो दुखी हो रहे हैं। अब कहते हैं कि जब हमारी फसल बिकनी नहीं। अब जो इसमें, मैं चलो बाकी बिलों पे तो बहुत लंबी बहस है, जी। मैं एक एक क्लॉज पे बहस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जो भंडारण की सीमा थी, जी उसकी खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी। पहले होता था कि चक्की वाला 50 क्विंटल रख सकता है, जी। आड़ती 100 क्विंटल रख सकता है, जी। होलसेलर 200 टन रख सकता है। ये कोई इनका कोई लिमिट नहीं। आज लिमिट खत्म कर दी गई। क्यों? कि जब फसल सस्ती होगी, वो सारी की सारी फसल उठा लेंगे। जी। और मैं हमें मान रहा हूं आज कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया। जी। उसका सबूत है चंडीगढ़। जी। यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में किसान नहीं है, लेकिन चौक भरे पड़े होते हैं शाम। उसमें औरतें, नौजवान लड़कियां, लड़के झंडे लेके खड़े होते हैं। ये उसका कारण क्या है? जी। वो यार अब समझ गए हैं लोग कि किसान अपने लिए ही हमारे लिए लड़ रहे हैं। जी। अगर ये चीजें भंडारण में वो जाके वो कर लेंगे, उनकी मोनोपोली हो जाएगी, किसान तो बर्बाद होगा ही होगा। इस विषय पे आम लोग भी जो है, वाजी, मुझे पता है आप इस पे बहुत विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, हम कभी इस विषय पे फिर बात करेंगे। हम अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2-3 विषय चंडीगढ़ के जो मुख्य विषय जिनका मैं पहले जिक्र करूंगा। चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक के ऊपर फ्लाईओवर, डंपिंग ग्राउंड, मेट्रो, इनके बारे में आपकी क्या आने वाले दिनों में प्रायोरिटी होगी? इसमें गाय का भी जोड़ लीजिएगा। गाय का सेस लगा रखा है, रात को 11 बजे के बाद झुंड के झुंड शहरों के अंदर आते हैं। ये 3-4 चीजों का बड़े संक्षिप्त में उत्तर चाहिए। जहां तक मेट्रो का संबंध है जी, मेट्रो करीब करीब हम चंडीगढ़ में ले आए थे। सॉइल टेस्टिंग हो चुकी थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक तैयार हो चुकी थी कि चंडीगढ़ में मेट्रो आनी चाहिए, और नक्शा तक बन गया था कि कहाँ कहाँ मेट्रो चलेगी। एकदम से किरण खेर जी आए। लोग तो आरोप लगाते हैं कि कोई ऐसी कंपनी उनको अप्रोच कर लिया जो यहाँ पर मोनो ट्रेन चलाना चाहती है। उन्होंने एकदम से कह दिया कि चंडीगढ़ में मेट्रो की जरूरत नहीं है, वो भी मौन हो वो गया। प्रोजेक्ट मौन हो गया। जी। जबकि पवन बंसल जी की सोच थी, ये मेट्रो आज चाहे हमें छोटा प्रोजेक्ट लगे, लेकिन आने वाले 20-50 साल में लोग मेट्रो की जरूरत क्या है आज से कहीं गुना ज्यादा होगी। शॉर्ट में जहां तक फ्लाईओवर की बात है, फ्लाईओवर जो है उसका डिजाइन इन्होंने गलत बना दिया। जी। फ्लाईओवर कौशल जी होना चाहिए कि जहां से ट्रैफिक जाम है, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक जाके वो फ्लाईओवर बन जाए। जी।
अब इन्होंने ट्रिब्यून चौक से लेके जाके एयरपोर्ट तक जाके रख दिया। जी। अब यहाँ से जाम हटेगा, वहां जाके लग जाएगा, ओके तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। ओके और उसके बाद इतने पेड़ काटने पड़ेंगे, तो इसलिए इसका अब हम नहीं, जाने माने जो आर्किटेक्ट हैं, जाने माने जो प्लानर हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। ओके तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ्लाईओवर होना चाहिए, लेकिन उसका फायदा ये तो हो कि चंडीगढ़ का ट्रिब्यून चौक का जाम जो है वो जाके जीरपुर से आगे जाके खत्म हो। जी। उसको क्या फायदा कि हल्लो माजरे जाके जाम लग जाए फिर। तो मैं सुभाष जी अपनी बात को समाप्त करने से पहले और आपका पहले ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पे आए, हमें समय दिया। राष्ट्रीय खबर जो मीडिया समूह है इसकी ओर से आपका मैं आभार व्यक्त करते हो, क्योंकि अंतिम जो बात है मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपके मुंह से बड़ी रोचक है और समापन उसी के साथ हो जाएगा। एक तो जो मैंने शुरू में कहा कि आप नमक हैं या आलू हैं, हर चीज में मिक्स हो जाते हो। एक बात, एक आपने गड्ढे के साथ कट्टा बांधने वाली बात बहुत करते हैं आप, वो गड्ढे के साथ कट्टा बांधने वाली बात हमें दोबारा समझाइए कि आप कैसे सारे लोगों को साथ लेकर चलने की ऐसी आपके पास ऐसी क्या जड़ी बूटी है, उसका जरा लोगों को अपना परिचय दीजिए। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है, आप जैसे दोस्त हैं मेरे चंडीगढ़ में जी जो मुझे समय समय पर सलाह देते रहे हैं जी कि राजनीतिक जीवन को और सामाजिक जीवन को कैसे आगे लेके बढ़ना है। जी दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मेरी कोई इच्छाएं इतनी ज्यादा कभी नहीं रही जी कि मुझे आज ही हर चीज चाहिए। नहीं मैं बीच में टोक रहा हूँ। हाँ, अब जब कहीं डेपुटेशन जाता है मोदी साहब को मिलने सारी पार्टियों के, मोदी साहब कहते हैं हाँ जी चावला साहब क्या हाल है, आपको लक्ष्य खाना भी आपके साथ खाने लग जाते हैं। तो मैं वो जड़ी बूटी पूछना चाहता हूँ कि बाकी अपने राजनीतिज्ञों को वो भी तो समझाइए क्या गुण है ये। वो हमने वो युग देखा है जी जब राजनीति में लोग दौलतराम शर्मा की कोई बात आप हाँ, करा करते हैं। दौलतराम शर्मा जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जी उनके वक्त में ये माहौल था चंडीगढ़ का, राजनीतिक माहौल, जी कि राजनीति हम करते थे लेकिन निजी संबंध खराब नहीं करते थे। जी मेरे संबंध आज भी और पहले भी हर पार्टी के नेताओं के साथ थे जी और शायद यही कारण है कि उस वक्त जब मोदी जी चंडीगढ़ के प्रभारी थे बीजेपी के, जी तब भी मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिलता। अच्छा तो हम आपस में बात बहस करते थे थोड़ी, तो वो तो मेरे से बड़े थे उस वक्त, मैं छोटा था लीडर, लेकिन कभी ना कभी जब बात करते थे तो अपनी अपनी बात दम से रखते थे। तो जब दम से बात किसी के सामने रखी होती है तो उसके दिमाग में बैठी होती है कि ये तो वही आदमी था जो अपनी बात करता था। जी मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि राजनीति में आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालें, किसी के पारिवारिक मामलों में दखल दें। वो लोगों ने तय करना है। लोग, जो जनता होती है वो तय करती है कि मेरा विरोधी कैसा है, वो मैं तय करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने लोगों के पास जाना है। यही शायद एक कारण है कि मेरे संबंध सब पार्टियों के नेताओं से अच्छे हैं। ऐसे ही गाँव की आपने समस्याओं को भी लेकर, जो गांव की समस्या है उसमें मैं थोड़ा सा मैं बीजेपी को दोष देना चाहता हूँ। हमारे टाइम में भी आया था कि ये गांव मर्ज कर दिए जाएं, पंचायतें हटा दी जाएं। मैंने उस वक्त, क्योंकि दबाव होता है प्रशासन का कि नहीं करोगे तो हम खुद कर देंगे, तो मैंने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया, इतनी शर्तें डाल दी कि एडमिनिस्ट्रेशन शर्तें मानती है तो तब भी एक तरह से उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, नहीं मानती तो गांव रहेंगे। शर्तें उन्होंने मानी नहीं, गांव उस वक्त रह गए। भारतीय जनता पार्टी उतना दबाव के साथ वो नहीं कर पाई, उन्होंने बिना शर्तों के रेजोल्यूशन डाल के आज मर्ज कर दिया, उसका नतीजा गांव भुगत रहे हैं। पंचायती राज खत्म हो गया, कोई पंचायत में आज सरपंच नहीं है, पंच नहीं है। अगर आपने करना था तो थोड़ा और समय दे देते उनको कि चुनाव के नजदीक आके कर लेते, ताकि वहाँ पार्षद चुने जाते। तो 2 साल तो एक तरह से अनाथ की तरह छोड़ दिया उन्होंने। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। तो ये थी सुभाष चावला, एक शख्सियत, जानी मानी शख्सियत, न केवल राजनीति में बल्कि समाज में भी। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।